अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हरा दी है और क्या स्टाइल में फैशन में ख़त्म की है। हो मज़ा आ गया। पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज जो है ना लपेट के फेंक दिया साउथ अफ्रीका को बाहर। और हम यही बात कहते थे कि जिस लेवल की टीम आए उसको उसी तरह निचोड़ो। तो आज पाकिस्तान को जो कंडीशंस मिली हैं वो उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई मैथ्यू बेट्सकी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग ले ली। पिछले मैच में हमने पहले बैटिंग ले ली थी, तो मैथ्यू बेट्सकी ने इस दफा बैटिंग कैसे ले ली पहले? ये थोड़ा सा समझ नहीं आया मेरे के। मतलब एक डिसाइडर है तो आप तो बेस्ट कोशिश करोगे कि अपनी के आप ड्यू में जाओ बैटिंग करना। लेकिन मेरा ख्याल है शायद ये सेंस कर रहे थे कि एंड में ड्यू नहीं आएगी और हमें बैटिंग एडवांटेज जो है वो ज़्यादा दिन में मिल जाएगा, शायद यूँ सोच रहा होगा। तो उन्होंने जो भी किया, उन्होंने पहले बैटिंग ले ली। अब बैटिंग लेके जो पैटर्न पिछले मैचेस में फॉलो होता हुआ आया है, शुरू में इन्होंने अच्छा स्टार्ट ले लिया। ठीक है। और इनकी जो पहली विकेट गिरी है वो 72 पे गिरी है प्रेटोरियस की। प्रेटोरियस को किसने आउट किया था? सलमान अली आगा। अच्छा ये मैं बता दूं, पाकिस्तान आज दो पेसर्स के साथ गया है। मोहम्मद वसीम को हटा दिया इन्होंने। ये एक जाति की है, इसके ऊपर भी मैं बाद में आके बात करूंगा। क्योंकि हारिस रऊफ को किसी तरह तो घुसेड़ना था, उनके पास बहुत जुल्म हो गया ना, उनको दो मैचेस के लिए उठा दिया। इतना जुल्म हो गया और एक सीरीज के लिए बैठ गए वो। तो इसलिए उनको वापस तो लाना था, उनको ऑनर करना था। तो ऑनर उनको कर दिया और मोहम्मद वसीम को हटा दिया। जबकि मोहम्मद वसीम ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आज क्या किया इन्होंने कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, और उसके बाद स्पिनर्स थे साइम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद को इन्होंने इन कर लिया, और मोहम्मद नवाज। ये हमारे चार स्पिनर थे। बिल्कुल वैसे ही गेम गया जैसे पहले गया था। जैसे पहले इन्होंने कोई 90-100 रन लगा दिए थे, फिर विकेटें गिरना शुरू हुई। जैसे ही दिन के बाद जैसे ही शाम आनी शुरू होती है, बॉल स्पिन लेना शुरू हो जाता है। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हुआ। शुरू में बहुत सारे रन पड़ गए, हर शॉट पड़ रहा था, हर शॉट मिडिल हो रहा था, और स्पिनर भी पिट रहे थे। और जैसे ही दिन थोड़ा सा आगे निकले, मेरा ख्याल है पहली विकेट कब गिरी, 14-15 ओवर, बस वही 12-14 ओवर के बाद जैसे ही थोड़ा सा 4-5 बजे, 5:30 बजे, यहाँ से जैसे ही दिन ढलना शुरू हुआ, शाम आई है, तो बॉल ने ग्रिप लेना शुरू किया और स्पिन करने लगा। तो शुरू शुरू में तो विकेटें पाकिस्तान को नहीं मिली, लेकिन बाद में जो विकेटों का जो जिस तरह गिरी है ना, वो एक मजाक लग रहा था। और इस तरह हम करते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने भी किया, तो हमें मुझे तो भाई दिल से बहुत खुशी हुई यार कि हमारी तरह किसी और ने भी किया। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन, तकलीफ जिससे हम गुजरते हैं, आज साउथ अफ्रीका गुजरा, अच्छा है गुजरे, मुझे बहुत खुशी है। सिर्फ हम क्यों गुजरे। तो खैर, अच्छा मैच को डिस्कस करें इससे पहले एक बात और कह दूं। फैसलाबाद पिच क्यूरेटर्स, वेरी गुड जॉब यार, आउटस्टैंडिंग। क्या सीरीज बनाई है आप लोगों ने, इससे ज्यादा मजेदार सीरीज नहीं हो सकती। जो जिसने भी पिच क्यूरेटर जो भी थे, जो भी टीम थी जो पिच बना रही थी, मेरी तरफ से आपको 10 में से 10 मार्क्स। ये पिच जो होती है ना, इन्हीं में मजा होता है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हम जीत गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पिच में फेजेस में बैटिंग भी हो, फेजेस में बॉलिंग भी हो, और जो है वो आउटफील्ड भी अच्छा बना हुआ हो, हर तरीके से सपोर्ट भी अवेलेबल हो, और एक जगह सपोर्ट दूसरी तरफ भी जाती हो, बॉल फास्ट बॉलर का अच्छा कैरी करता हो, बाउंस अवेलेबल हो। तो पाकिस्तान की पिचेस में इतना अच्छा बाउंस नहीं मिलता, लेकिन अच्छा बाउंस जनरेट हो रहा था। तो ये एक अच्छी पिच की निशानी होती है, अच्छे ग्राउंड की निशानी होती है। फैसलाबाद को बहुत टाइम क्रिकेट नहीं मिली। फैसलाबाद के बारे में राय बहुत अजीब थी कि जी फट्टा विकेट होती है, बस बल्ला रखो, छक्का, ये वो सारे जो है ना स्टेटमेंट्स, उनको डिफाई किया है फैसलाबाद की विकेट ने। और जबरदस्त क्राउड, जबरदस्त पिच, वेल डन फैसलाबाद। तो एंड वेल डन पीसीबी। तो यहाँ तक तो पिच की बात हो गई। अच्छा उसके बाद आ जाओ मैच पे। भैया हमारे फास्ट बॉलर से शुरू में विकेट नहीं निकलने दी और हम फंस गए थे। सलमान अली आगा ने आके दो ब्रेक थ्रू दिए, और सलमान अली आगा को यहाँ पे यूज जैसे किया है सलमान शाहीन शाह अफरीदी ने, क्योंकि बहुत ऑप्शंस थे आपके पास ना स्पिन में। आपके पास साइम भी मौजूद था, साइम पिटा थोड़ा सा शुरू में। आपके पास अबरार भी था, नवाज भी था, सब थे। ठीक है ना। ये हो सकता था कि शाहीन शाह अफरीदी आते पिटते ही फौरन अबरार को लगा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने थोड़ा इंतजार किया, उसको थोड़े से ओवर दिए उसने अबरार को, लेकिन
उसके मेन ओवर्स मिडिल ओवर में रखे उसने, ये बहुत अच्छी चीज करी। ये नहीं कि घबरा के 4-5 ओवर कुट लग गई तो लाके अबरार को इन कर दिया फॉरी, ये नहीं किया उसने। और दूसरी चीज ये कि सलमान अली आगा एक आपका पूरा बॉलर नहीं है, लेकिन ये रियलाइज करना है कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट प्ले हैंडेड बैटर खेल रहे हैं, और इनको अगर थोड़ा सा, और ये आ गए हैं मारने पे, इनकी इंटेंशन हिट आउट की बन गई है। अब अगर इनको हम थोड़ा सा मिसक्यू करा दें तो ये कैच दे देंगे। तो पहले सलमान अली आगा ने उसको आउट किया है, प्रेटोरियस को, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा था वैसे, बाय द वे यार ये बहुत जबरदस्त लगता है जब बैटिंग कर रहा होता हूँ। और दूसरी एक चीज है कि फिर मोहम्मद नवाज ने एलबीडब्ल्यू किया क्विंटन डिकॉक को। यार मोहम्मद नवाज के एलबीडब्ल्यू ना, मुझे लग नहीं रहा कि मोहम्मद नवाज का है एलबीडब्ल्यू। उससे पहले टोनी डिजोर्जी आउट हुआ, उसको कवर्स पे कैच करा दिया। मैंने कहा ना, हल्का सा मिसक्यू होना, बॉल हल्का सा ग्रिप लेके थोड़ा सा मिसक्यू होना शुरू हुआ और 2 विकेटें निकल गई स्पिन पे। मोहम्मद नवाज का यार मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा सा जरा ज्यादा टर्न कर रहा था, पता नहीं उन्होंने भी रिव्यू नहीं लिया या क्या था। खैर बहरहाल वो आउट हो गया। और उसके बाद फिर मैथ्यू ब्रेड्स की, उसको अबरार खा गया। फिर तो अबरार शो था। अबरार ने एक प्लेयर को कॉट बिहाइंड कराया है रिजवान से, जो कि एज निकल के हुआ, लेकिन मगर वरना उसके अलावा सारे बोल्ड मार दिए। तो मैं ये बता दूं, देखो ये जो इस तरह के बॉलर होते हैं ना अबरार टाइप के, ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी करता धरता है या कोचेज हैं या जो भी है, मैं आपको ये, मैं भाई बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ यार, ऐसा एक बॉलर और डाल लो। आपकी अभी भी स्पिन पूरी है, मैं ये नहीं कह रहा स्पिन वीक है आपकी, नवाज भी बहुत जबरदस्त है, साइम भी अच्छा है, सब ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्पिनर नवाज अबरार जैसा और डेवलप कर दो, उसे थोड़ा गेम टाइम दे दो। अगर आपकी टीम इंडियन बॉलिंग लाइनअप की तरह मजबूत ना हो गई ना, तो जो गालियां देनी है मुझे दे देना। उनके पास भी 2 स्पिनर हैं, कुलदीप उनका मेन है और फिर वरुण चक्रवर्ती सपोर्ट देता है, तो उनकी जो बॉलिंग है वो बिल्कुल अनप्लेबल हो जाती है, ठीक है। फिर अक्षर आता है तीसरे से, तो ये 3 का ड्राइव है। अभी आपके पास जो है वो अबरार है, नवाज है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन तीसरा आप साइम को यूज कर रहे हो, वो बॉलर नहीं है। आज भी आपने उसको 7 ओवर तो कराए हैं, लेकिन आप 10 फिर भी नहीं दे सके उसे, ये समझा रहा हूँ मैं। तो एक पूरा बॉलर यार अपनी एशियन कंडीशंस के लिए और स्पिनर बना लो, अब चाहे वो फैसल अकरम हो या पीछे से कोई लाते हो, एक स्पिनर और बना लो। एक स्पिनर चाहे सुफियान मुकीम को बना लो, उसको बाहर क्यों रखा है समझ से बाहर है। तो मैं बस कह रहा हूँ यार, एक स्पिनर और बना लो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, शर्त लगाने को तैयार हूँ, आपको एशियन कंडीशन में कोई छू नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। एक स्पिनर और बना लो, बस एक स्पिनर, बस सिर्फ वन। कोई टच कर लेना पाकिस्तान टीम को बॉलिंग में तो पकड़ लेना मुझे एशिया के अंदर। तो ये, क्योंकि फास्ट बॉलर तो आप फिर भी रख ही लेते हो, स्पिनर आपके पास जो है शॉर्ट होते हैं जब पिटाई होनी शुरू होती है। एक स्पिनर और रख लो बस, मैं बता रहा हूँ कसम खुदा की, कोई टच नहीं कर सकता पाकिस्तान टीम, एक स्पिनर बस, ठीक है ना। दुबई तो पूरा खा जाओगे आप, खुदा की कसम कोई खड़ा नहीं हो सकता आपके आगे अगर दुबई में एक स्पिनर और डाल दिया तो। हल्की भी हमारी बॉलिंग अच्छी है, फहीम मौजूद है, नवाज मौजूद है। तो ये तो ओवरऑल हमारी बैटिंग हो गई कि हमने, ये तो उनकी बॉल, साउथ अफ्रीका की बैटिंग हो गई। अच्छा, उसके बाद अबरार ने 4 बंदों को आउट किया। मैथ्यू ब्रेट्सकी का एज निकला, रूबन हरमन बोल्ड हो गया, मेरा ख्याल है डेब्यू था या शायद बैठा हुआ था बेंच पे, उन्होंने चांस दिया अपने प्लेयर को। डोनोवन फरेरा दोबारा आया, थोड़ा सा खेला, 7 बॉलें खेली, 7 रन किए, 11 बॉलें, आउट हो गया। ये थोड़ा तेज खेलने जाता है, बस इसका गेम ही तेज है, इसको कंडीशंस का प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कहता है मैं खेलूंगा, जो मुझे आता है मैं वो करूंगा, और उस चक्कर में आउट हो जाता है। तो ये रुकता नहीं है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं देता, ये इसका प्रॉब्लम है, मैंने जो पूरी सीरीज में नोट किया है, रिस्पेक्ट नहीं देता, ये अपने गेम पे जाता है। और जैसे हम प्रीटी मच हमारा हारिस टाइप का आता है इसके अंदर ऐसा। और फिर ये कॉर्बन बॉश, ये एक बॉल बैठ गया हल्का सा तो थोड़ा सा डॉज हो गया। अच्छा, इनकी पूरी सीरीज निकालो ना ओडीआई में या इवन T20 में, जो मिडिल ऑर्डर में एक सपोर्ट का जो ग्लू था ना, ग्लू जो ऊपर बैटिंग को और नीचे वाली बैटिंग को ग्लू कर रहा था, जोड़ रहा था, वो कॉर्बन बॉश था। आज इनकी टीम 150 पे उड़ी ही इस वजह से है कि कॉर्बन बॉश आउट हो गया। अगर कॉर्बन बॉश खड़ा रहता ना, तो वो अपने अराउंड खिला के, मैं बुरा भी अगर कह रहा हूँ ना, बहुत बुरी बैटिंग भी कर ली तो भी 180, 190, 200 तक ले जाता वो, क्योंकि वो एक ग्लू है।
जो 30-40 रन कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज में करता आ रहा है मिडिल ऑर्डर में, एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर खेल रहा है, पूरा बैटर बन के खेल रहा है वो। तो वो क्योंकि आज आउट हुआ, तो आज पूरी की पूरी बॉलिंग जो है इनकी हिल गई, तो बैटिंग हिल गई। तो एक तो ये चीज हुई। फिर बियॉन्ड 14 उसको भी नवाज ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। फिर उसके बाद नकाबा पीटर थोड़ा सा अच्छा खेला, नकाबा पीटर तो एंड में आउट हुआ, इस पे मैं बाद में आता हूँ। और फिर नांद्रे बर्गर नॉट आउट रहा। और फिर नकाबा पीटर पहले आउट हुआ, उसको इन स्विंग बॉल पे शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत बड़े जबरदस्त दो बॉल थे, इन स्विंग बॉल पे उसको बोल्ड मारा, उसका बल्ला पास भी नहीं आया। जो दूसरा लुंगी एनगिलिया है उसको फास्ट आउट स्विंग रिवर्स स्विंग मारा, ये बॉल पूरा शेप करा और उसका डंडा उड़ गया। दोनों मेरे हिसाब से टेल एंडर्स के लिए अनप्लेबल बॉल, अगर बॉल रिवर्स कर रहा हो, ठीक है ना, तो अनप्लेबल बॉल थे। एक में बॉल का सीम जो है वो इस तरह, क्योंकि उन्होंने क्लोजअप दिखाया साफ नजर आ रहा था, एक में बॉल में जो है वो रफ साइड इधर था, वो अंदर आया, दूसरी में रफ साइड इधर रखा, वो यूं निकल गया। तो मैं ये कहता हूं कि कंडीशंस बड़ी मजेदार थी, ठीक है? जो बंदा अप्लाई करेगा वो बैटिंग करेगा, और जो नहीं अप्लाई करेगा आउट हो जाएगा। तो मेरे से मुझे बड़ा मजा आया बैटिंग देख के, और पूरी पिच का जिस तरीके से बॉलिंग देख के, बैटिंग देख के, जो जो जिस तरीके से एक एंटरटेनिंग मैच बन सकता है ना, इंडिया क्या करता है, इंडिया भी एंटरटेनिंग मैच बनाने के लिए ऐसी पिचेस रखता है जहां पर थोड़ा सा जूस अवेलेबल हो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के लिए भी, थोड़ा सा ग्रिप करे बॉल। और यहाँ पर जो है ना, आज घास थोड़ा सा कम था, पिछले मैच से थोड़ा कम था, तो जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा ले रहा था। अब्रार तो बिल्कुल यूं लटका के स्लो बॉल कर रहा था, इतनी स्लो बॉल फेंक रहा था कि बॉल बल्ले पे आ ही ना सके। तो बड़ी अच्छी पिच बनी थी यार, मैं कहूँ बैटिंग बॉलिंग और स्पिन फास्ट सबके लिए सब कुछ था। जबरदस्त मैच, बॉल पहली इनिंग हुई है, 143 पे इनको ऑल आउट किया है। उसके बाद दूसरा जो हमारी बैटिंग आई है, तो उसमें फखर जमान पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था यार, 140 प्लस की बॉलिंग था कर रहा था। और मैंने ये देखा है कि ये नांद्रे बर्गर के पास जो है ना, बाहर वाला स्विंग नहीं है, मतलब लेफ्ट आर्मर को बाहर वाला स्विंग नहीं है, इसका बॉल आता ही अंदर है। और यही बॉल ये बाबर को करता है तो वो बाहर निकलता है उसको, यानी राइट हैंडर के लिए आउट स्विंगर है इसका, और लेफ्ट हैंडर के लिए इन स्विंगर है। अब मैं ये आगे से एक्सपेक्ट करता हूँ, अभी तो सीरीज खत्म हो गई, लेकिन अब कभी आइंदा इस प्लेयर को खेलो तो भाई ये ध्यान में रखना कि इसका बॉल पढ़ के होता सीधा ही है या बाहर निकलता है। इन स्विंगर मैंने तो नहीं देखा, इसका होता हो तो बता देना भाई मुझे, मैंने तो नहीं देखा। तो आप इसके ऊपर अपनी एक स्ट्रेटेजी वो बैटिंग की सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनप्लेएबल। हाँ, हार्ड लेंथ बहुत अच्छा है इसका, हार्ड लेंथ पे तो इन स्विंगर भी आया तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन क्योंकि स्विंग एक ही नजर आया है, तो रीड हो सकता है और खेला जा सकता है। अब आइंदा के लिए इस बंदे को ध्यान में रखना भाई कि इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, उसी हिसाब से गेम प्लान करो, ना कि बल्ला बल्ला और बैट के बीच में इतना गैप छोड़ दिया और डंडा उड़ गया। क्योंकि मैं तो बाहर यूं खोलूंगा हाथ आते ही 20 ओवर का मैच बना के। फखर जमान से बहरहाल ठीक है, आपने एक मैच में 45 किया, बाकी में फ्लॉप हो गए, लेकिन यार मैं फिर वही बात कहूंगा, क्विंटन डिकॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के निकला है। तो क्विंटन डिकॉक और फखर जमान, अगर हम दोनों इन दोनों को एक ही लेवल के ओपनर्स रेट करते हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस सीरीज में देख लो, अब वो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बेहतर खेल रहा है। हम होम ग्राउंड में थे, वो आए थे खेलने, इस डिफरेंस को नजर में रखना। फिर उसके बाद अगर वो हमसे बेहतर बैटिंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एग्रेशन कंट्रोल्ड है और उसमें कहीं सेंस मौजूद है, ठीक है ना। आज फखर जमान को मैं थोड़ा सा ब्लेम इसलिए नहीं करता कि चलो ठीक है पहली बॉल पे आप आउट हो गए, पहली बॉल पे कोई भी आउट हो जाता है, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन, तो आज के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन अपनी 3 मैचों की परफॉर्मेंस जरूर देख लेना भाई, आपके रन सिर्फ 45 ही हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपके साथ दूसरा जो ओपनर है साउथ अफ्रीका का, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के चला गया, इतने रन कर दिए उसने, प्लेयर ऑफ द सीरीज वही बना है, ठीक है ना। खैर, उसके बाद फिर साइम अयूब, आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। जब ये बंदा खेलता है उसके बल्ले पे बॉल आता है, फिर कोई कुछ नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि जब ये इसको कोई तेज बॉल करके दबाने की कोशिश करता है ना, उतनी जोर का शॉट मार देता है, सामने वाले की हिम्मत तोड़ तोड़ देता है ये। नांद्रे बर्गर को भी इसने मारा, और इसके एक आधे एज भी निकले, लेकिन वो एज कंट्रोल्ड थे, इतना बाहर नहीं हो कि बिल्कुल बॉल उछल गया हो, तो उसने वो कंट्रोल भी किया।
इसका एक शॉट था जो उसने 8वें ओवर में मारा था कॉर्बिन बॉश को, लेग साइड पे फ्लिक करके छक्का। फिर इतना बड़ा शॉट पड़ा था वो, मतलब वो साइम अयूब स्पेशल था। वो शॉट जो था ना, पूरी मेरी सीरीज, पूरी इसकी बैटिंग में आज की, वो एक हाईलाइट शॉट था। बाकी भी सारे अच्छे खेले उसने। एक सीधा मारा था नांद्रे बर्गर को, यूं मिड ऑन, सीधा मिड ऑन तो नहीं कहेंगे, सीधा ही कहेंगे। सीधा उसने मारा था, वन बाउंस पे चौका हो गया था। तेज उसने बॉल कराई, उतना ही कस के शॉट मार दिया। तो दिस इज साइम अयूब। साइम भाईजान, आपसे सिर्फ एक गिला था, है और रहेगा, वो दिल में ही रह गया मेरे ना। 3 मैच थे इंडिया के यार एशिया कप में, एक में कर जाते यार बस। इसमें एक मैच में अपनी तलवार चलानी थी तुमने, जो पल्ला है ना तुम्हारा, एक मैच में तलवार चलनी थी बस। खुदा की कसम एशिया कप हमारा था, सिर्फ तुम फेल हुए, उस वजह से हम हार गए। क्योंकि बाकी सब तो फेल, जो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। टॉप 3 अगर चल जाते ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, हम ले गए थे वर्ल्ड कप, ओ एशिया कप। तो भैया ये जो आपसे गिला है ना, इतना अच्छा बैट्समैन जो आज खेल रहा था, ये कोई देख के कह सकता है कि ये 3 मैच में ऑलमोस्ट जीरो करके गया। एक मैच में चलो 10-12 रन किए, लेकिन नो परफॉर्मेंस इन 3 मैचेस। भाई आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया यार वहां पे, अपने टैलेंट से खुद इंसाफ ना कर सके आप, और एशिया कप जैसा मौका गंवा दिया आपने। हीरो से सुपर हीरो बनने का मौका हाथ से निकाल दिया, समझ ना, स्लिप किया है हाथ से मौका। तो इस चीज का अफसोस है, और ये रहेगा यार, कितने भी रन कर लो ना, एशिया कप चुभेगा इधर, हर बार चुभेगा, जब तक इंडिया को मार नहीं देते, अब तब तक चुभेगा ये, याद रखना। तो ये कहानी है। उसके बाद बाबर आजम भी खेला था साइम में भी, यार बाबर आजम बिल्कुल सही खेल रहा था। बाबर आजम को आज कोई कुछ ना बोले, बिल्कुल ठीक खेल रहा था। रन आउट किस्मत की चीज होती है, हो गया वो। लेकिन अगर मैं उसके ओवरऑल शॉट्स निकालूं, तो बाबर आजम ने 5 चौके मारे, 27 20 रन तो सिर्फ चौकों से बनाए हैं। 84 का स्ट्राइक रेट था, स्ट्राइक रेट भी ठीक था। और दूसरी बात यह है कि उसकी फॉर्म यार लग रहा है आ गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, अच्छा बॉल पड़ जाए आउट हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन फॉर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ आ गई है कि वो जो शॉट्स अपने खेलता है ना कवर पे, कट शॉट, कट पे जो स्लैश करता है, और ये अपना साइड पे ये वाला शॉट, पीछे थर्ड मैन पे निकालता है, ये सारे शॉट उसने आज मारे हैं और लग गए, सब कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्यू ड्यू भी होगा, लेकिन ड्यू आज इतना नहीं था, मैं बता दूं। आज ड्यू इतना नहीं था, बॉल स्पिन और ग्रिप ले रहा था। ठीक है, तो इतना ड्यू नहीं था जितना आप बोलोगे यार ड्यू आ गया इसलिए बाबर आजम अच्छा गिर गया। नो, आज बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। ड्यू ना होने के बाद भी, या ये कह लो कि ड्यू कम थी, तो वो अपनी बैटिंग पूरी कर रहा था। और अनफॉर्चुनेट रहा है आज के दिन बाबर आजम के लिए। आज कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा खेला है, और बेहतर हो सकता था अगर रन आउट ना होता, लेकिन कंप्लेन नहीं है आज कोई। तो फिर उसके बाद सलमान अली आ गया है, एक आधा चौका वौका मारा, मैच खत्म कर दिया उसने। 144 का स्कोर था यार। साइम अयूब भी अकेला 77 मार के खा गया पूरी साउथ अफ्रीका की साइड को। तो ये टोटल मैच हुआ है। ओडीआई सीरीज खत्म हो गई है। लेकिन एक चीज जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, कि देखो, इनके कोई, मैं अगर वैसे गिनूं ना, कोई तो तकरीबन 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नए थे। नए से मेरा मतलब है रिप्लेस हो सकते थे, रिप्लेसेबल थे साउथ अफ्रीका के। में हमने जीती, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर उन्होंने अपनी बी टीम भेजी तो बी टीम को हमने बी टीम की तरह ही मारा है, हमारी गलती नहीं थी भाई, आप भेज देते अच्छी टीम। लेकिन प्लेयर्स जो नहीं थे उनके नाम लेना जरूरी है, ताकि हमें ये पता हो कि आइंदा कभी साउथ अफ्रीका से लगेगा किसी बड़े टूर्नामेंट में तो ये टीम आएगी, ये नहीं आएगी जो आज आई है। उसमें कौन है? मिलर, उसमें आता है केशव महाराज बॉलर, नकाबा पीटर की जगह केशव महाराज आएगा। मिलर आएगा डोनोवन फरेरा की जगह। ये डिफरेंसेस ध्यान में रखना। अब डोनोवन फरेरा कितना केयरलेस है और मिलर कैसा है ये सबको पता है। ठीक है, रबाडा, नौकिए, मार्को येंसन और तबरेज शमसी, तो 2 स्पिनर जो हैं वो तो बनते हैं केशव महाराज और तबरेज शमसी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए साइड नहीं है साउथ अफ्रीका की, लेकिन साउथ अफ्रीका को हमने बहुत अच्छी तरह दीवार से लगाया आज, और यही करना चाहिए था। ताकि आइंदा ये भेजें अपने पूरे लड़के, ये वाली टीम भेजो ना, नहीं भेजोगे तो फिर ऐसे ही मारेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, इस सीरीज से हमने पाया क्या? हमने इस सीरीज से सिवाय सीरीज जीतने के ना एक्चुअली में कुछ अचीव नहीं किया है।
सिवाय इसके कि हाँ कुछ एक्युलेट्स, कुछ हमें क्या कहते हैं प्रेज मिल जाएंगे, कोई ज़रा मीम शीम्स बन जाएंगी, तारीफ वारीफ हो जाएगी, वीडियोस बन जाएंगी, शॉर्ट्स बन जाएंगे। इसके अलावा और कुछ हमने इस तरह अचीव नहीं किया है कि हमें अपनी बेंच को, जब वो अपनी बी टीम सी टीम में जो जो जितने प्लेयर थे ना सबको चांस दे दिया उन्होंने, कोई उनकी बेंच पे बैठा नहीं रहा। आज के डिसाइडर में भी उन्होंने नया बच्चा खिला दिया अपना। तो हमने गलती ये करी कि हमें ये चाहिए था कि हम, चलो हसन नवाज को नहीं खिला रहे थे, आपको फैसल अकरम को एक मैच देना चाहिए था। आज की पिच अगर स्पिन को सपोर्ट कर रही थी तो खिला देते यार उसको, फ़हीम अशरफ से ओपन करा लेते बॉलिंग और खिला देते आज बोलो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं था, 200 रन भी पड़ जाते तो हो जाते चेस। बैटिंग तो इजी हो गई थी ना बाद में थोड़ी सी। तो मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बेहतर ये होता कि अपनी बेंच टेस्ट जरूर करते, सिवाय इसके कि आपने हुसैन तलत को अच्छा मौका दिया है और ठीक है थोड़ा बहुत चांसेस और भी आगे पीछे दिए हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम को चांस दे दिया आपने एक आधा मौका। पर मैं ये चाहता था कि मोहम्मद वसीम को 2 मैचेस मिलते एटलीस्ट, और जो है वो आपका जो है वो क्या नाम है, हारिस रऊफ ना भी खेलता तो कोई मसला नहीं था यार, वो हमेशा ही आपके परमानेंट फिक्सचर्स में था है और रहेगा जब तक, तो आगे जावेद है जब तक तो बाहर नहीं होता वो। तो जब इतना कॉन्फिडेंस हो एक प्लेयर पे तो फिर क्या जरूरत थी उसको, बिठा देते एक सीरीज पूरा, उसकी जगह जो है वो फैसल अकरम को खिला लेते हैं। तो मेरी समझ ये थी कि ये करना चाहिए था, लेकिन चलो आपने एटलीस्ट सीरीज अपने नाम कर ली, उन्होंने अपनी बेंच चेक कर ली, ये अगर मैं डिफरेंस बोलूँ ना वो कर लिया। अच्छा, क्विंटन डिकॉक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक बात और करी है, उसने ये कहा कि जी हम आगे यहाँ से शायद इंडिया की सीरीज जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने फिक्सचर्स नहीं देखे, लेकिन अगर इंडिया से आगे सीरीज है तो अब इसकी जो मुझे रिटायरमेंट का फैसला है समझ में इसलिए आ रहा है कि इसने पहले यहाँ पे अपना हाथ खोल लिया है, अपने आप को सेट कर लिया है, और अब ये इंडिया में जाके अच्छी सीरीज खेलेगा, उसके बाद फिर इंडिया में ही वर्ल्ड कप है। तो ये तीनों चीजें जो लिंक कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि इसने अच्छी चीज करी है, और शायद वर्ल्ड कप के बाद दोबारा रिटायरमेंट दे देगा। तो उसने बोला कि मैं अपने आप को एक लास्ट चांस दे देता हूँ एक ऐसे मुल्क के अंदर क्रिकेट खेल के जहां पर मैं आईपीएल पता नहीं कितने कोई 10-12 साल से खेल रहा हूँ, मेरा हाथ खुला हुआ है, रनों की बरसात की हुई है। तो शायद इस वजह से इसने ये प्लान किया कि यहाँ से मैं दोबारा रिटायरमेंट वापस लेता हूँ, ताकि यहाँ से फेल होके यहाँ से रन करके, और प्लेयर मैं रन क्या किए, प्लेयर ऑफ द सीरीज ही बन गया तो यहाँ से रन करके अभी इंडिया जाऊंगा, वहां पे परफॉर्म करूंगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप वगैरह का मैचेस होंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उनके साथ कौन सी सीरीज है, लेकिन बहरहाल उसकी मुझे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी एंडिंग सेरेमनी में सुना तो वो ये कह रहा था हम यहाँ से इंडिया जाएंगे, तो मुझे लग रहा है शायद अगला इंडिया हो सकता है इनके लिए। अच्छा, इसके बाद माइक हेसन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे 2-3 सवाल किए। उससे तो पहली चीज तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जरूरी है हमें पता होना ना कि हम माइक हेसन कैसे देख रहे हैं इस पूरी सीरीज को। पहली चीज तो भाई उसने ये बोली कि सारे का सारा क्रेडिट शाहिन शाह अफरीदी को जाता है। मैंने देखो, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ये आदमी फैसले गलत ले ले, सेकंड मैच में गलत हमने टीम खिलाई थी, सारे ऑलराउंडर खिला दिए थे, उससे गलत फैसला था, माइक हेसन की टीम थी वो, शाहिन शाह अफरीदी सारे ऑलराउंडर नहीं खिलाएगा कभी भी। तो ये टीम हमने खिलाई थी, ठीक है ना, उसका हमें नुकसान हो गया। गलत फैसला ले लेना ये एक अलग चीज है, लेकिन माइक हेसन इंटेंशनली बुरा बुरा कोच नहीं है, उसकी इंटेंशंस पाकिस्तान से डिलीवर ही करने की हैं, ये मैं बहुत क्लियरली बता सकता हूँ। पहले तो उसने ये कहा कि सारा क्रेडिट जो है वो शाहिन शाह अफरीदी को जाता है, ठीक है ना, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। शाहिन शाह अफरीदी का भी दिल जो है इतना बड़ा हो गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्लैश करते हैं ना, वो लाहौर का है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं, फर्क होते हैं। तो उसने यहाँ सारा क्रेडिट शाहिन शाह अफरीदी के हाथ में रखा, तो दिस इज ये गुड पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है, माइक हेसन ने किस बारे में सवाल हुआ कि जी बाबर की फॉर्म के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या ख्याल है, क्या उसकी फॉर्म खराब है या क्या है। ना, बाबर की फॉर्म परफेक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। आज के शॉट्स देख के कोई ये नहीं कह सकता कि बाबर की फॉर्म खराब है, बॉल अच्छा पड़ जाए आउट हो जाए वो सब अलग चीजें हैं। हाँ भाई, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, स्पिनर पे आप विकेट मत देना, वो जो बीच में बॉल पड़ता है और आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर खा जाते हैं, वो मत करो। उसके अलावा आपकी फॉर्म कहीं भी खराब नहीं लगी, बिल्कुल ठीक थी। और माइक हेसन की ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बाबर इज लुकिंग इन गुड टच, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है, वेरी गुड स्टेटमेंट, सपोर्ट पूरी दे रहा है अपने सीनियर्स को।
और उसके बाद हसन नवाज को इसके बारे में ये कहा, ये भी अल्लाह का शुक्र है भाई बोल दिया इसने। उसने कहा कि ये जी श्रीलंका और ये वाले जो मैचेस हैं, जो हमारी अगली सीरीज आने वाली है श्रीलंका के साथ ओडीआई और ट्राई नेशन जो होने वाली है, इसमें हसन नवाज शायद ट्राई नेशन T20 है, तो उसमें हसन नवाज बैठेगा और अब्दुल समद पूरा खेलेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही कहा था कि अगली पूरी सीरीज अब्दुल समद को दे दो। 3 मैचेस में तीनों टेस्ट हो जाएंगे और तीनों के बाद फिर देख लेना कि कौन सा बेहतर प्लेयर है आपके लिए वर्ल्ड कप जाने के लिए, आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। और हसन नवाज कहीं नहीं जाता। हसन नवाज इज नॉट गोइंग टू फेड आउट, क्योंकि हसन नवाज अच्छा जबरदस्त प्लेयर है। बाहर हो जाने से वो बुरा प्लेयर नहीं बन जाता। वो आज भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी क्रिकेट पूरी नहीं है। थोड़ी सी क्रिकेट खेलेगा, रन्स करेगा, 200-250 बॉलें, 400 बॉलें, 500 बॉलें एक सीजन के अंदर खेलेगा। मैं बता रहा हूँ यार, इस बंदे का टीम में जगह बनती है, लेकिन इस तरह नहीं बनती जिस तरीके से ये आने की कोशिश कर रहा है। तो ओडीआई में इसको लाना माइक हेसन की जिद थी, लेकिन उसके बाद उसको हटा देना और दोबारा डोमेस्टिक भेज देना, ये माइक हेसन का जबरदस्त फैसला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आदमी बुरा नहीं भाई, फैसलों से पता चलता है बंदे का। अगर उसने एक बंदे को गलत डाला भी और वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो उसको मूव कर रहा है पीछे और पीछे से सही प्लेयर को आगे लेकर आ रहा है। दिस इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब्दुल समद इज अ गुड चॉइस। तो यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई। अब आ जाओ जरा अगला मैच जो हमारा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हमारा तो नहीं, खैर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ। भाई बारिश ने धो दिया मैच को। और इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम से मैच था, वो 50 रन बना के खत्म हो गया 4.5 ओवर में। 5 ओवर ही हो गए तकरीबन। अबे 2 कैच छोड़ दिए भाई, क्या प्लेयर हो तुम लोग। ग्लेन मैक्सवेल हाथ चाहिए। मुझे लग रहा है कि यार सीरियस नहीं हो खेलने के लिए, क्या है ये समझ नहीं आई बात। खेलना तो ग्लेन मैक्सवेल तो टेस्ट भी नहीं खेलता, आप तो खेलते ही वनडे हो और T20 हो। तो यार आप वापस आए हो टीम में, इतने बड़े सुपर डुपर 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 स्टार हो आप, स्टार्स में आते हो आप ऑस्ट्रेलिया के, ये क्या छोड़ दिया आपने। और फिर उसके बाद वो गधा वेंड वॉर्सेस, उसने भी कैच छोड़ दिया हाथ का। 2 कैच छोड़े हैं, उसके बाद 50 रन पड़ गए उनके 5 ओवरों में। वो अच्छी जगह पर खड़े होते। क्या कोई घटिया टीम है यार, खुदा की कसम। आज तो मैं ये कहने में मजबूर हो रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान टीम इस ऑस्ट्रेलिया की टीम से बेहतर है। ठीक है ना, वरना मैं कभी भी ये नहीं कहता, लेकिन हमारी पाकिस्तान की टीम इस ऑस्ट्रेलिया की टीम से करोड़ गुना बेहतर है। और क्योंकि अब मुझे नहीं पता, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और ये पैट कमिंस, ये 3 बॉलर बहरहाल मिस तो कर रहा है वो, लेकिन बहरहाल वो नहीं है अब एशेस की वजह से। और दूसरा ऊपर ट्रेविस हेड। चलो ट्रेविस हेड को मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो कौन से कोई बड़े कोई 100 लगा रहा था एज एन ओपनर। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 3 बॉलर्स को बहुत मिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि भाई आप क्या ऐसा चाह रहे थे कि अगर अगर तो ये 3 प्लेयर नहीं खेलते आपके पास, तो आपकी बेंच इतनी बुरी है। ये तो मैंने कभी जिंदगी में, आपसे अच्छी बेंच तो साउथ अफ्रीका लेकर आया था पाकिस्तान भाई। उन्होंने कम से कम एक मैच में इम्पैक्ट तो डाला ना। आंद्रे बर्गर खा गया हमारे 4 प्लेयर यार ऊपर से। आपके पास एक बॉलर नहीं है जो 5 आउट कर लेगा, 4 आउट कर लेगा। तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग यार, ये कोई बॉलिंग है, दो दो कौड़ी की बॉलिंग नहीं है। बैटिंग कर भी लेंगे तो बॉलिंग नहीं है। अव्वल तो मुझे इनकी बैटिंग भी ठीक नहीं लग रही। टेढ़े मेढ़े स्पिनर्स पे मार के शॉट आउट हो जाते हैं, खुद मिचेल मार्श आउट हो जाता है। ये कैसे जीतेंगे ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वालों। खैर मना लो, मिचेल मार्श के अंदर क्या करोगे तुम लोग। खतरा है, खतरा, बहुत खतरा है। इंग्लैंड की T20 टीम से ज्यादा बेहतर है। उनका बॉलर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, सब पूरा है उनके पास। स्पिनर शायद, हाँ स्पिनर एक है उनके पास, लेकिन आपके पास बस एक एडम जंप है, उसको आप हर जगह वाइट बॉल में रगड़ते रहते हो। और वो भी मैं बता दूं कि वो बहुत सुपर क्लास बॉलर नहीं है, बस वो ठीक है। वो कोई आदिल राशिद नहीं है भाई, ठीक है ना, वो कोई कुलदीप यादव नहीं है, वो वरुण चक्रवर्ती नहीं है। वो पर बॉलर है, बट ठीक है। वो बस जिस दिन पिटता है, रोहित शर्मा ने मारा उसको तीसरे ओडीआई में, तो उसकी खाल उधेड़ दी थी उसने। तो ये सारी चीज है। अच्छा, इस सीरीज का भी जो कंक्लूजन निकाला जाएगा वो यही निकाला जाएगा कि ओडीआई सीरीज जो है वो शुभमन गिल हारा है, और सूर्य कुमार यादव ने येट अगेन एक डिफिकल्ट सीरीज, डिफिकल्ट तो ऑस्ट्रेलिया में रह के डिफिकल्ट तो कहना पड़ेगा उसको, तो वो जीती है। ठीक है,
तो सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में अनबीटन ट्रॉफी उठाई, अनबीटन, ठीक है ना, एक मैच भी नहीं लगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी आके T20 सीरीज उठा ली। तो भैया ये बात तो पत्थर पे लकीर हो जाती है कि ये 2020 वर्ल्ड कप तक कप्तान जा रहा है, ठीक है ना। मेरी नज़र में जो आदमी 2-3 बैक टू बैक सीरीज उठा ले या बड़े टूर्नामेंट्स उठा ले, ठीक है, वो तो आपकी T20 की कप्तानी से हटता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी को कीड़ा काट रहा है कि शुभमन को कप्तान बनाना, तो शुभमन के पहले ओडीआई में कप्तानी देख लेना, पहले वहां सही करा लो, फिर ले आना है T20 में। T20 में सूर्य कुमार आपका एक परमानेंट कप्तान बनने के पूरे इंग्रेडिएंट्स रखता है, T20 की बात कर रहा हूँ। और उसको वो किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं कर सकते, कंसिडरिंग जो उसने डिलीवर कर दिया है पिछले 2-3 महीने 4 महीने में। किसी भी एंगल से वो ड्रॉप में वो मैचेस में परफॉर्म किए बगैर अपनी टीम को जिताता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि पूरा कप्तान है। पाकिस्तानियों को कितना भी बुरा लगे वो जो उसने हरकतें की हैं एशिया कप में, लेकिन जहाँ क्रिकेट की बात आती है, सीरीज जिताना होता है, ठीक है ना। ट्रॉफी उठाना होता है, ये कप्तान बाहर नहीं होते, ठीक है ना। और अगर आप बाहर करोगे तो वही हरकत करोगे जो हमने बाबर आजम के टाइम की थी, सरफराज को हटा के बाबर आजम को कप्तान बना दिया, क्योंकि जी वो ओपनिंग बहुत खूबसूरत बैटर था। तो वही हरकतें करनी है तो आप भी कर लेना। अच्छा, भारत सीरीज का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो येट अगेन अभिषेक शर्मा बन गया भाई, दूसरा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। तो इस बंदे की भी जो प्रोग्रेस है वो आसमान फाड़ रही है। तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है यार, मजा आता है इसकी बैटिंग देख के ना, सामने वाली टीम को बिल्कुल डरा के रख देता है। तो मजा आया उसकी, मैं बैटिंग आज भी देख के मजा आया मुझे। हालांकि आज शुभमन गिल ज्यादा अच्छा खेला था, लेकिन बहरहाल उसने अच्छी बैटिंग करी। तो ये है। इसके बाद फिर अब ये है कि ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा सा डोमेस्टिक भी कल टच करेंगे, और थोड़ा सा अपने प्लेयर्स पे इंडिविजुअली मैं जरा बात करूंगा एक एक करके कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है और कहाँ किसको क्या करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। हम एक प्लेयर्स प्रोफाइलिंग पे भी थोड़ा सा काम करेंगे जब तक कि हमारी ट्राइनेशन शुरू नहीं होती, ठीक है। तो हम थोड़ा सा प्लेयर वाइज डिस्कशन करना शुरू करेंगे, कौन सा प्लेयर कहाँ बेहतर हो सकता है, किसको कहाँ मौके मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।